डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था मुख्यमंत्री की योग्यता, नियुक्ति, उनकी शपथ के बारे में, और आज अपन पढ़ने वाले हैं मुख्यमंत्री के कार्य एवं उनकी शक्तियां। जैसा कि अपन सब जानते भी हैं कि केंद्र में जो स्थिति अपने प्रधानमंत्री की होती है, वही सेम स्थिति राज्य स्तर पर किसकी होती है? सीएम की, अर्थात मुख्यमंत्री की। तो जिस प्रकार से केंद्र स्तर पर महत्वपूर्ण शक्तियां प्रधानमंत्री के पास थी, वैसे ही राज्य स्तर पर किसको दी गई है? सीएम को। तो इस सीएम अर्थात मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में आज अपन विस्तार से पढ़ेंगे आज की कक्षा के अंदर। तो इस पूरे वीडियो को अंत तक आपको देखना है और इसको ध्यान से सुनना है, समझना है। जैसा कि अपन सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री को एक राज्य परिषद के रूप में कुछ शक्तियों का उल्लेख मिला हुआ है, यानी उनको कुछ शक्तियां दी गई है राज्य परिषद के रूप में। तो सबसे पहले अपन उन्हीं को देखते हैं, यानी मुख्यमंत्री की राज्य परिषद के रूप में जो शक्तियां हैं वह है मुख्यमंत्री की राज्य परिषद के मुखिया के रूप में कौन कौन सी इनकी शक्तियां हैं उनको देखते हैं। जैसा कि अपन पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल देता है, और राज्यपाल मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से ही देता है। अर्थात मुख्यमंत्री राज्यपाल को यह परामर्श देगा कि किन व्यक्तियों को मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्ति दी जानी है, और जिन सदस्यों की सिफारिश मुख्यमंत्री राज्यपाल से करता है, उन्हीं सदस्यों को राज्यपाल मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त करता है। मंत्री परिषद यानी मुख्यमंत्री राज्य परिषद, यहाँ राज्य परिषद का अर्थ यहाँ है कि एक प्रकार से जो राज्य की जो कार्यपालिका है, अर्थात उसकी जो मंत्री परिषद है, उसका वह मुखिया है। उसके तहत वह मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल को। और जिन सदस्यों की स्तुति राज्यपाल को मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में करता है। इसी के साथ मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का वितरण और उनका फेरबदल भी करता है। मुख्यमंत्री ये भी निर्धारित करता है कि किस व्यक्ति को कौन सा विभाग दिया जाना है और किस विभाग को किस व्यक्ति को सौंपा जाना है। अर्थात इसका अर्थ यह हो गया कि विभागों का वितरण, या किसी व्यक्ति को पहले कोई दूसरा विभाग था उसको दूसरा दिया जाना है तो उसमें फेरबदल भी करेगा, वह भी कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। यानी जैसे कि पहले किसी को शिक्षा मंत्री था उसको अब चिकित्सा मंत्री बनाना है, या पहले कोई गृह मंत्री था उसको पंचायती राज मंत्री बनाना है, यानी किसी के विभाग में अगर बदलाव करना है, फेरबदल करना है, वह भी कार्य किसका है? यानी फेरबदल मुख्यमंत्री का है। इसी के साथ अगर मंत्री परिषद के सदस्यों में आपस में किसी भी प्रकार से अगर मतभेद हो जाता है, मतभेद यानी आपस में उनमें किसी भी प्रकार की बात को लेकर मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसको भी एक प्रकार से समाप्त करने का कार्य किसका है? मुख्यमंत्री का। अर्थात उसमें एक प्रकार से शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य। और मंत्री परिषद की जितने भी बैठकें होती हैं, मंत्री परिषद की जितनी भी बैठक होती हैं, उन सभी बैठकों में जो अध्यक्षता करेगा वह करेगा मुख्यमंत्री। और बैठकों का स्थान और उसमें कब बैठक होनी है उस सब के निर्णय की जो घोषणा करता है वह भी कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। इसी के साथ अपन अच्छे से पीछे पढ़ा था कि 91वें विधान संशोधन के तहत मंत्री परिषद का जो आकार है वह निश्चित किया गया था। मंत्री परिषद
का आकार निश्चित किया गया कि केंद्र में लोकसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकते और राज्य के अंदर विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से सदस्य अधिक नहीं हो सकते। इस संबंध में मंत्रिपरिषद के आकार का जो निर्धारण है इस 91वें संविधान संशोधन के तहत वह भी कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। इन सब बातों को भी आपको ध्यान में रखना है जो इस मुख्यमंत्री की कार्य उनकी शक्तियों के अंतर्गत निहित होती है। इससे आगे अपन देखते हैं राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां हैं। राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियां, जैसा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 167 में उल्लेख दिया हुआ है कि जो मंत्रिपरिषद होती है और इधर राज्यपाल होता है, इन दोनों के मध्य जो कड़ी का कार्य करेगा वह कौन करेगा? सीएम। अर्थात संविधान के आर्टिकल 167 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के मध्य जो कड़ी का कार्य है, कड़ी का कार्य वह करेगा मुख्यमंत्री। यानी कि जो भी मंत्रिपरिषद निर्णय लेती है उसको राज्यपाल तक पहुंचाना और राज्यपाल की सूचना को मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना, इन दोनों के मध्य जो कड़ी का कार्य करता है वह करता है मुख्यमंत्री। इसी के साथ मुख्यमंत्री अपने जो महत्वपूर्ण कुछ अधिकारी राज्य स्तर पर जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं उसकी नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल से परामर्श भी करता है। यानी जो राज्य स्तर पर जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं, राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल से परामर्श करता है या उनको परामर्श देता है। ये पदाधिकारी कौन कौन से हैं? जैसे महाधिवक्ता, जो राज्य का महाधिवक्ता है उसकी नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री राज्यपाल को परामर्श देता है। और जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व उनके सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। यह सब के सब इस प्रकार, और जैसे राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में है, उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में जो परामर्श देता है, इन और विभिन्न राज्यों में जो कुलपति नियुक्त किए जाते हैं उनके बारे में जो सलाह दी जाती है वह संपूर्ण की संपूर्ण मुख्यमंत्री के द्वारा ही दी जाती है। यह सब बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि महाधिवक्ता, राज्य के लोक सेवा आयोग अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, और विभिन्न विश्वविद्यालय होते हैं राज्य स्तर पर, उनके सभी कुलपतियों के संबंध में सलाह मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाती है। अब जो महत्वपूर्ण कुछ दो बातें आई हैं इसमें, एक तो महाधिवक्ता और एक है राज्य लोक सेवा आयोग। मैं आपको सामान्य जानकारी के लिए इनकी सामान्य कुछ बातें बता देता हूं कि महाधिवक्ता, इस पद का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में दिया हुआ है, इस संबंध में अपन थोड़ा देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। यानी एक संविधान का आर्टिकल है, संविधान के अनुच्छेद 165
के तहत राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। और जो ये महाधिवक्ता होता है, ये राज्य स्तर का एक सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यानी राज्य स्तर पर सरकार का जो सबसे बड़ा विधि वेता या विधि अधिकारी होता है, वह महाधिवक्ता ही होता है। यानी कि सरकार को समय समय पर, इनका कार्य होता है महाधिवक्ता की सरकार को समय समय पर विधि संबंधी सहायता प्रदान करना। इसलिए इस महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 165 में दिया हुआ है, और नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। और ये किस व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करेगा, तो इसकी कुछ सामान्य योग्यता, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, अच्छा विधिवेता होना चाहिए, और कम से कम राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। और महाधिवक्ता, एक बात इसके संबंध में और भी महत्वपूर्ण है, जो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी राज्य के विधानमंडल की सभी बैठकों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकता है, अर्थात उसकी बैठकों में भाग ले सकता है। यानी कि महाधिवक्ता राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है, फिर भी इनकी बैठकों में भाग ले सकता है। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है इसके अंदर, कि यह भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। इसी के साथ सामान्य जानकारी के लिए आपको बता देता हूं, राजस्थान के जो प्रथम महाधिवक्ता थे, महाधिवक्ता वह थे नरपत सिंह लोढ़ा, नरपतमल लोढ़ा। और जो वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता हैं, ये तो थे प्रथम, और वर्तमान में जो महाधिवक्ता हैं वह हैं महेंद्र सिंह सिंघवी, महेंद्र सिंह सिंघवी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपको इसका सामान्य जानकारी भी रहे कि वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, पहला महाधिवक्ता कौन था, इसका कार्य क्या है। तो याद रखना, इस महाधिवक्ता का मुख्य कार्य है सरकार को विधि संबंधी सलाह प्रदान करना। ये इंपॉर्टेंट है, जिसका उल्लेख, यानी इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 165 में दिया हुआ है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण बात और आती है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बारे में, यानी उसकी सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग, वो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से ही की जाती है। तो ये राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, इसके संबंध में थोड़ा और देख लेते हैं अपन। संविधान के आर्टिकल है 316, इस आर्टिकल के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, वह भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यानी जो राज्य लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग, उसके अध्यक्ष से वह सदस्यों की नियुक्ति होती है, सदस्यों की नियुक्ति वह भी राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 316 में दिया हुआ है। और इस संदर्भ में आपकी सामान्य जानकारी के लिए मैं और बता देता हूं, राजस्थान में जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, वो संविधान के आर्टिकल 315 के तहत, संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 315 के तहत या 15 के अनुसार 20 अगस्त 1949 को जयपुर के अंदर की गई थी। यानी प्रारंभ में इसका जो मुख्यालय रखा गया था वो जयपुर में रखा गया था, लेकिन आपके
सामान्य ज्ञान के लिए मैं एक बात और बता देता हूं। वर्तमान में जो राज्य लोक सेवा आयोग है, अपना राजस्थान लोक सेवा आयोग, उसका मुख्यालय जयपुर में न होकर अजमेर के अंदर है। वर्तमान में अजमेर में है। इसका स्थानांतरण जयपुर से अजमेर के लिए किया गया था जब राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद एक समिति बनाई गई थी, सत्यनारायण राव समिति। उसकी सिफारिश के आधार पर एक समिति थी, सत्यनारायण राव समिति। इस समिति की सिफारिश पर इस राजस्थान लोक सेवा आयोग का स्थानांतरण है वो जयपुर से कहां कर दिया, अजमेर के अंदर कर दिया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान का जो पहला प्रथम आरपीसी अर्थात राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे वह थे सर एस.के. घोष। और वर्तमान में तो आप सभी जानते भी होंगे, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह हैं दीपक उत्प्रेती। दीपक उत्प्रेती, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन अध्यक्ष व सदस्यों का, आरपीसी के जितने भी अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है या 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। यानी वैसे इसको साधारणतः 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन आयु सीमा भी है, 62 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। उसके बाद वह अपने पद से हटे हुए माने जाते हैं। इसका कार्यकाल है। और राजस्थान में जो आरपीएससी है उसके अध्यक्ष सहित वर्तमान में जो कुल सदस्यों की संख्या है वह है 8, यानी 1 + 7, 1 अध्यक्ष व 7 अन्य सदस्य। तो यह हो गए मुख्यतः। और इसके बाद में जो एक और महत्वपूर्ण आती है कि अपन ने पढ़ा था कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी भी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है। तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे 13वां और 14वां संविधान संशोधन, उसके अंदर विस्तार से आपको बता देंगे कि किस प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, किस आर्टिकल में किया गया है। तो आज ये आप विषय से ध्यान में रखना आपकी सामान्य जानकारी के लिए। इससे आगे देखते हैं अपन, इसके अलावा आगे देखते हैं अपन मुख्यमंत्री की शक्तियों के अंदर ही कि मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी जितने भी जो प्रस्ताव से संबंधित जो जानकारी होती है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री से मांग सकता है, जो मुख्यमंत्री राज्यपाल को देता है। और मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा का स्तर बुलाने, उसे स्थगित करने से संबंधित भी सलाह दे सकता है। और वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा भंग करने की भी सिफारिश कर सकता है। यानी विधानसभा को जो भंग करने की जो शक्ति है वह है राज्यपाल के पास है, लेकिन किसके परामर्श से, मुख्यमंत्री के परामर्श से विधानसभा को भंग करवा सकता है। किससे? राज्यपाल से, मुख्यमंत्री परामर्श कर। और वह यानी कि जितने भी सरकार की नीतियां होती हैं उनकी घोषणा भी कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। सरकारी नीतियों की घोषणा, सरकारी नीतियों की घोषणा ये भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। और मुख्यमंत्री सत्ताधारी जो दल होता है उसका नेता होता है और राज्य स्तर पर भी एक इसको नेता मानते हैं। और राज्य के जितने भी अधीन जो सैन्य बल होते हैं उनका जो राजनीतिक मुखिया होता है वह भी मुख्यमंत्री होता है। यानी कि राज्य स्तर पर जितने भी सैन्य अपने बल होते हैं, सैन्य बल, जैसे अपन राजस्थान की बात करें, जैसे राजस्थान पुलिस है, और इस प्रकार की स्थिति में जो राज्य स्तर के अधीन जितने भी सैन्य बल होते हैं उसका जो राजनीतिक मुखिया होता है, जो राजनीतिक मुखिया होता है वह भी मुख्यमंत्री होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा कुछ इनकी अन्य शक्तियां, जैसे मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड होता है उसका अध्यक्ष भी होता है। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद तथा जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है केंद्र के लेवल में उनका भी सदस्य होता है। और मुख्यमंत्री जो राज्य सरकार होती है उसका मुख्य वक्ता होता है, यानी सरकार का मुख्य वक्ता, राज्य सरकार का मुख्य वक्ता भी मुख्यमंत्री होता है। और मुख्य
मंत्री राज्य सरकार का मुख्य वक्ता होने के साथ साथ ही वह समय पर जो सरकार की नीतियां होती हैं उनको भी स्पष्ट करता है। और जो राज्य स्तर पर जितनी भी सेवाएं हैं उन सभी सेवाओं का जो राजनीतिक मुखिया होता है वह भी मुख्यमंत्री होता है। जो राज्य लेवल की जो महत्वपूर्ण सेवाएं होती हैं उन सभी का सभी जो राजनीतिक मुखिया होता है वह भी मुख्यमंत्री होता है। तो ये महत्वपूर्ण शक्तियां थी मुख्यमंत्री के संबंध में। और आगे अपन इसी लेसन के अंदर कल पढ़ेंगे 73वां व 74वां संविधान संशोधन के बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।